हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड डाटा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने आप लोगों से बोला था कि सीटेट सेकंड पेपर मैं आप लोगों को हल कराऊंगा, जिसका मैंने पहला पार्ट अपने पिछले वीडियो में अपलोड किया है, जो कि साइकोलॉजी का है। मैं इस वीडियो में विज्ञान का पार्ट अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद मैं इसके जो अगली वीडियो में है सीटेट सेकंड पेपर का अगला वीडियो मैं ऐड करूँगा। टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब एक्स आधिक्य में स्रावित होता है तो यह अपाचन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न करता है। वाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स और वाई क्या हैं? पहला हमारा ऑप्शन है एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई सोडियम कार्बोनेट है। दूसरा हमारा ऑप्शन है एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तीसरा एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। चौथा एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा वाई एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है? इसमें दिया है फ्रेंड्स, दही बनाने में, डबल रोटी में, गन्ने के रस के किण्वन में या फिर नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डबल रोटी पकाने में हमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? बैक्टीरिया जीवाणुओं की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड्स डबल रोटी के पकने में बैक्टीरिया जीवाणुओं का उपयोग नहीं होता है। परंतु ध्यान दें, डबल रोटी को बनाने में सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक कवक उत्तरदायी होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, रोटी को बनने में जो होते हैं सैक्रोमाइसीज सेरेविसी नामक कवक उत्तरदायी होते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है वो होता है वायुमंडलीय में उपस्थित नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन के यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। पौधों की जड़ों में स्थित सहजीवी जीवाणु वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। पौधे इस नाइट्रेट प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। फ्रेंड, दही का बनना जैसे हम सब जानते हैं कि दही के जमने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु मुख्य उत्तरदायी होते हैं। और जो हमारे गन्ने के रस का किण्वन होता है, इस प्रक्रिया में सूक्ष्म सजीवों का उपयोग किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? हमारा ऑप्शन है उन्मूलन या फिर मरुस्थलीकरण या फिर अपर्दन या फिर संरक्षण। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा संरक्षण। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो संरक्षण होगा, क्योंकि फ्रेंड्स संरक्षण संसाधनों के उपयोग, आवंटन और संरक्षण की एक नीति है। इसका प्राथमिक उद्देश्य प्राकृतिक जगत के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, जिसमें मत्स्य पर्यावास और जैव विविधता शामिल है। इसका द्वितीय उद्देश्य पदार्थ और ऊर्जा का संरक्षण है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका द्वितीय उद्देश्य पदार्थ और ऊर्जा का संरक्षण है। प्रकाश और ऊर्जा का संरक्षण है, जिसकी प्राकृतिक जगत को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हाँ फ्रेंड, जो संरक्षण होता है ये प्राकृतिक जगत में इसको बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसका। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला हमारा ऑप्शन है
पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, या फिर प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, या फिर श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। शोषण एक रासायनिक परिवर्तन है, या फिर क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर 4। क्योंकि फ्रेंड्स शांत विलयन में से ठोस पदार्थ और द्रव को अलग अलग करने के लिए जिस विधि को काम में लिया जाता है उसे हम क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? जी हाँ फ्रेंड्स, कणों के साइज के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? हमारा पहला ऑप्शन है चट्टान, मृत्तिका, रेत या बालू, बजरी, गाद। दूसरा ऑप्शन है मृत्तिका, गाद, रेत, बालू, बजरी या चट्टान। तीसरा ऑप्शन है गाद, मृत्तिका, रेत, बजरी, चट्टान, या फिर चट्टान, बजरी, रेत, गाद, मृत्तिका। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, गाद, मृत्तिका, रेत, बजरी, उसके बाद चट्टान। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मत्स्य में क्लोम गिल का कार्य होता है? वायु से ऑक्सीजन का ग्रहण करना, या फिर जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित करना, या फिर जल में उपस्थित विलेय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना, या फिर जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। जी हाँ फ्रेंड्स, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 66 का 3 होगा। मछली, क्योंकि फ्रेंड मछली में क्लोम का कार्य जल में उपस्थित विलेय यानी कि घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना होता है। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संयोजक तार नहीं है तो? जी हाँ फ्रेंड, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्लेड। क्योंकि फ्रेंड्स विद्युत अवयवों एवं विद्युत यांत्रिक अवयवों का परस्पर संयोजन विद्युत परिपथ कहलाता है। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए हम ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंजुला समतल दर्पण में अपनी प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। उसकी दर्पण से दूरी 5 मीटर है। वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। अब उसकी और दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी है। फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 68 का 3। 8 मीटर की जो बनेगी वो दूरी होगी, 8 मीटर की दूरी होगी। चलिए फ्रेंड्स अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 3 हर्ट्ज है, या फिर इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज है, या फिर इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है, या फिर इसका आवर्तकाल 0.3 सेकंड तथा आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज है। तो फ्रेंड्स जो होता है कि हमारा जो एक सूत्र होता है दोलनों की संख्या बटा दोलनों की
संख्या बटा समय। तो फ्रेंड्स इसी सूत्र का हम प्रयोग करते हुए जो हमारा दिया है, इसमें दिया है कि कितने 3 सेकंड में कितना दोलन कर रहा है, 30 दोलन कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो होगा दोलनों की संख्या जो कितनी होगी, हमारे दोलनों की संख्या 30 होगी। अब बटा समय जो होगा होगा 3। तो 3 से 30 को कटाएंगे तो हमारा जो होगा वो 10 होगा। जब फ्रेंड्स ये हमारा 10 होगा तो यहाँ पे हमारा 10 हर्ट्ज हो गया। फ्रेंड्स इसके आगे हम जब आवर्तकाल इसका देखेंगे, फ्रेंड्स इसका जो हम आवर्तकाल देखेंगे, आवर्तकाल, इसका आवर्तकाल होता है 1/आवृत्ति। आवर्तकाल बराबर 1/आवृत्ति। तो फ्रेंड हमारा जो 1/आवृत्ति है तो हम एक को ऊपर रखेंगे। उसके बाद हमारी आवृत्ति कितनी बार हुई है, 10 बार हुई है। तो जब हम इसको कटाएंगे तो हमारा वो आएगा 0.1 आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 69 का दूसरा। इसका होता 0.1 एस तथा आवृत्ति 10 हर्ट्ज होगी। इसलिए फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि 69 का दूसरा। चलिए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत कथन पहचानिए। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है, या फिर पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच घर्षण कभी भी समाप्त नहीं किया जाता, या फिर लोटनी घर्षण सर्फी घर्षण से कम होता है, या फिर किसी तरल में गति करते समय किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 70 का 1। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है, या फिर जंग कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, या फिर कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसमें हमारा जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो है केवल ए, या फिर केवल बी, या फिर केवल ए और बी, या फिर बी और सी। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बी। क्योंकि फ्रेंड्स जब जिंक धातु कॉपर सल्फेट के घोल के साथ प्रतिक्रिया करता है तो जिंक बनता है तथा कॉपर धातु अलग हो जाता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 71 का दूसरा। चलिए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रवों का ताप मापने के लिए किया जा सकता है, या फिर कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर परिसर 30 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, या फिर प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, क्योंकि फ्रेंड्स प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है वो हमारे 36 से 37 डिग्री तक ही टेम्परेचर सह सकता है।
लेकिन जो हमारा प्रयोगशाला जो हमारा जो हमारे प्रयोगशाला थर्मामीटर होते हैं वो कितना भी गर्मी हो या फिर ठंड हो उसमें वो प्रभावित या नहीं होते हैं। इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 72 का 4। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला देखते हैं। गलत कथन पहचाने। केरोसिन का कैलोरी मान उसी में मान, कोयले की कैलोरी मान उसी में मान से अधिक होता है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है। कोयले का कैलोरी मान उसी में मान, लकड़ी के कैलोरी मान उसी मान से अधिक होता है। फ्रेंड्स, ये भी हमारा जो होगा वो गलत आंसर है। उसके आगे दिया है बायोगैस कैलोरी मान उसी में मान, एलपीजी के कैलोरी उसी में मान से अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 3, क्योंकि फ्रेंड्स जो बायोगैस का कैलोरी मान होता है, जी हाँ फ्रेंड्स, जो बायोगैस का जो बायोगैस का कैलोरी मान होता है वो होता है 35,000 से 40,000 होता है। 35,000 से 40,000 तक होता है। जबकि एलपीजी का उसमें मान हमारा होता है 55,000 तक। इसलिए जो राइट आंसर होगा वो होगा 3। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है। इस समय की अवधि में बस कुल कितनी दूरी तय करती है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय, या फिर दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। तो फ्रेंड्स, जो इसमें दिया है हमारा जो बस द्वारा चला गया है 50 किलोमीटर प्रति आवर की दर से कितने मिनट में चला गया है। जो 50 किलोमीटर चला है, 50 किलोमीटर प्रति आवर चला है, वो 12 मिनट में चला है। तो इसलिए फ्रेंड्स, जब इतना दूर चला है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 50 किलोमीटर प्रति आवर चल रहा है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं। हम इसको सिंपली में लिख सकते हैं कि 50 गुणे 12 मिनट। जो हमारा 50 है वो है आवर्स, किलोमीटर प्रति आवर्स, जो कि 50 किलोमीटर प्रति आवर्स से चलता है कितने मिनट में, तो 12 मिनट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम नॉर्मली जानते हैं कि हमारे 1 आवर्स बराबर 60 मिनट होते हैं, या फिर 1 मिनट बराबर हम 1/60 सेकेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम इसको सॉल्व करने के लिए 50 गुणे 12/60 इसको कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से 12 5 60 हो जाएगा, यहाँ पे 15 50 होगा। तो पहला जो पहले बस की जो चाल है वो है दूरी वो होगा 10 किलोमीटर। उसके बाद हमारा दूसरा होगा 40 गुणे 18/60। फ्रेंड्स, जैसे हम जब इसको घटाएंगे तो हमारा होगा 36 18 और 6 दाम में 60। यहाँ से हम फिर घटाएंगे इसको 10 चौके 40। उसके बाद जो
4 इंटू 3 होगा, और उसके बाद तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इससे पहले मैं जब 50 किलोमीटर प्रति आवर्स का निकाले थे 12 मिनट में, तो 10 आया था और प्लस ये 12 आया है। तो 10 और 12 बराबर हमारा हो जाएगा 22 किलोमीटर प्रति आवर। फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 74 का दूसरा। तो चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्तीय गति है, या फिर प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है, या फिर सितार के कल्पित तार की गति दोलन गति है, या फिर सभी आवर्ती गतियाँ वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, और जो राइट आंसर होगा वो होगा 75 का 4। सभी आवर्ती गतियाँ वृत्ताकार गतियाँ होती हैं। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं। फ्रेंड्स इसमें हमारा पहला ऑप्शन दिया प्रतिबिंब सीधा बनता है, दूसरा ऑप्शन दिया प्रतिबिंब वास्तविक होता है, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, हमारा चौथा ऑप्शन है प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, क्योंकि फ्रेंड्स समतल दर्पण से बनने वाले बिंब आभासी होते हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें किसी एक बिंदु पर नहीं मिलती, वरन बिंब से अपसृत होती हुई प्रतीत होते हैं। इसलिए ये किरणें किसी पर्दे पर वस्तु के वास्तविक बिंब का निर्माण नहीं कर सकती। समतल दर्पण द्वारा बनना प्रतिबिंब सादा सीधा और आभासी होता है। इसलिए फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 76 का 2। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारे जो ऑप्शन दिए हैं वो है विज्ञान सीखने का अंत विषय क्षेत्र है, या फिर विज्ञान हमेशा अस्थायी है, या फिर विज्ञान संदेहावाद है, या फिर विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 77 का 4। जो हमारा राइट आंसर होगा वो 77 का 4 विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है, क्योंकि फ्रेंड विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार अवलोकन अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो कि किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धांतों को जानने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान एक व्यापक अवधारणा है और इसका ऐतिहासिक विज्ञान तथा तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। चलिए फ्रेंड्स हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो हैं विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठा, या फिर बच्चों के प्रति निष्ठा, या फिर विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठा, या फिर कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठा। फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि 78 का 4 कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठा। क्योंकि फ्रेंड्स राष्ट्रीय परीक्षा 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। विज्ञान के शिक्षकों के उस विषय के इतिहास और प्रकृति का भी कुछ ज्ञान होना चाहिए जो वे पढ़ा रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके उस विषय के बारे में उनको अच्छी ज्ञान होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं रहेगा तब तक बच्चों को समझाना बहुत ही
मुश्किल हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या के निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? हमारा ऑप्शन है संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, या फिर पर्यावरणीय संबंध, या फिर प्रक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा प्रक्रियात्मक। जी फ्रेंड्स, जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा प्रक्रियात्मक। क्योंकि फ्रेंड्स, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या के प्रक्रियात्मक वैधता के संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। प्रक्रियात्मक ज्ञान, जिसे अनिवार्य ज्ञान भी कहते हैं, यह वह ज्ञान है जिसे किसी कार्य के निष्पादन में लाया जाता है। फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, प्रक्रियात्मक। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? हमारा जो ऑप्शन दिया है, यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, या फिर यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देता है, या फिर यह बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, या फिर यह शिक्षक और कक्षा के एक लय को तोड़ता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि ए भी होगा, सी भी होगा और डी भी होगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 3, 80 का हमारा जो राइट आंसर होगा 3 होगा। क्योंकि फ्रेंड्स, शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से छात्रों में एक अनुभूति जागृत होती है, जिससे वे भारत की विभिन्नताओं जैसे इतिहास, विज्ञान, शिष्टाचार और प्रकृति को व्यक्तिगत रूप से जान सकते हैं, जिससे उनके अंदर क्षमता, आत्मविश्वास एवं भाईचारा की प्रबल भावना होती है। चलिए फ्रेंड्स, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों के प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना चाहिए, या फिर जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना चाहिए, या फिर विज्ञान व स्वभाव का विकास करना चाहिए, या फिर अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4। जी हाँ फ्रेंड्स, 81 का हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। विज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों में बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, जीवन के प्रति झुकना और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना है, तथा वैज्ञानिक स्वभाव का भी विकास करना शामिल होना चाहिए। तो अवधारणा के प्रति पाठ्यपुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा। हमारा 82 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? हमारा पहला ऑप्शन है बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पढ़ने के लिए कहना, या फिर बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अध्ययन विस्तार को पढ़ने के लिए कहना, या फिर बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना, या फिर शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन करना। तो फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा जो राइट आंसर होगा वो 82 का 3, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द से
संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4, बोध करना। चलिए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेंगी? हमारा पहला ऑप्शन है विज्ञान क्लब की स्थापना, दूसरा क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, तीसरा विज्ञान का कोना बनाना और चौथा कक्षा में व्याख्यान सुनना था। फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, कक्षा में व्याख्यान सुनना। गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, कक्षा में व्याख्यान सुनना हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड 85 का हम क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? हमारा ऑप्शन है अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 85 का 3। हमारा ये भी होगा अवधारणा मानचित्र, ये भी हो जाएगा वर्णन अभिलेख और ये भी हो जाएगा पोर्टफोलियो। चलिए फ्रेंड्स अपना 86 आंसर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? पहला ऑप्शन है मौखिक परीक्षण, दूसरा है लिखित परीक्षण, तीसरा है कागज पेंसिल परीक्षण, चौथा है वर्णन अभिलेख। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 4, वर्णन अभिलेख। चलिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, या फिर अंगोरा एक प्रकार का ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होता है, या फिर ऊन कारपेट बनाने में उपयोग होता है, या फिर पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए और बी। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है और अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होता है। क्योंकि फ्रेंड पालतू जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, याक हो गया आदि अन्य जंतुओं के बालों से ऊन प्राप्त होता है, जबकि पश्मीना ऊन बकरियों के बाल से प्राप्त होता है और अंगोरा ऊन खरगोश के बाल से प्राप्त होता है। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो 7 वो होगा हमारा 2, ए और बी। चलिए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, रीढ़, बहुत सी मांसपेशियाँ, या फिर आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वालों से में मुड़ा। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्प। क्योंकि फ्रेंड्स जो मेरुदंड होता है इनका लंबा होता है, इनमें बहुत सी मांसपेशियाँ होती हैं और आगे धकेलने के लिए शरीर के अनेक बले मुड़े होते हैं, इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्प। चलिए फ्रेंड्स अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है धमनियों का सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं, या फिर सभी धमनियाँ ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं, या फिर धमनियों की भित्तियाँ मोटी होती हैं, या फिर धमनियों की भित्तियाँ प्रत्यस्त होती हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1। ये हमारा राइट आंसर होगा 1, सभी धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, क्योंकि रक्त प्रवाह तेज और अधिक दाब पर होता है। चलिए फ्रेंड्स हम आज का अपना अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है? तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा सही आंसर जो निरूपित करेगा वो होगा एसिटिक अम्ल का। हमारा क्या होगा, जो एसिटिक अम्ल है वो सिरका में चला जाएगा,
और जो लैक्टिक अम्ल है वो दही में चला जाएगा, और जो ऑक्सैलिक अम्ल है वो पालक में चला जाएगा, और जो एस्कार्बिक अम्ल है वो नींबू वंश फल में चला जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, हमारा मान लीजिए कि पहले का चौथा हो गया, और दूसरे का ये हो गया, तीसरे का हमारे सेकेंड हो गया, और चौथे का थर्ड हो गया। इसलिए हमारा जो राइट आंसर होगा 3। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके कोई राय हो या विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले अपने वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।